हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वाली वीडियो में यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ्स का एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2020 में चतुर्थ सेमेस्टर में आया था गणित का। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाले पेपर को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करवाऊंगा। और एक चीज और स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से भी क्वेश्चन हमारे फंस जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, जो हमने प्रैक्टिस की है मैथ्स की, तो वो सारी वीडियोस यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सब मिल जाएगा आपको सारा कुछ। एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, जाके थोड़ा सा टाइम निकाल के। और हमें पता है कि आपके पास वैसे भी टाइम कम है, तो एक बार जरूर चेक कर लें। अभी हमारे पास 2 दिन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना। साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो हमारा यहाँ पे पेपर जो है 2020 में फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का जो पेपर आया था, उसको हम बहुत ही सरलता से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन यहाँ लिख के आते रहेंगे, मैं आपको सॉल्व करवाता रहूंगा। देखिए, अब हम पहले सॉल्व कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग देख रहे होंगे लिख के आ रहा है कि यदि cos a बराबर 0 हो, cos a बराबर 0 हो तो a का मान निकालिए। तो भाई ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया है। cos a बराबर दिया है आपको 0 अंश। आपको बस इतना सोचना है कि जो टेबल मैंने याद करवाई थी उसमें 0 मान जो है, 0 अंश नहीं दिया है, 0 वैल्यू दी है। तो ये 0 वैल्यू cos की कितनी डिग्री में होती है। हम अगर टेबल को याद करें और देखें कि cos का मान 0 कब होता है, तो हम इसको बड़ी ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि cos का मान भैया मेरा 0 होता है cos 90 डिग्री के लिए। किसके? 90 डिग्री के लिए। यहां से देखिए, हम कंपेयर करें तो cos और cos दोनों जगह से हट जाएगा। a का मान कितना है? 90 अंश। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। आंकड़े हमारे हैं 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3 और 5। और दोस्तों, हमसे कहा गया है कि इसका बहुलक बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बहुलक जो है आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है। बहुलक क्या होता है कि जो हमारे आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आए। तो यहाँ अगर हम देखें तो 7 हमारा देखिए सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है, और कोई भी नंबर 4 बार नहीं आया है। तो यहाँ पे हमारा 7 जो है वह बहुलक होगा। यानी आपका इस क्वेश्चन में आ विकल्प सही है। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए आपका बा विकल्प सही था। ठीक है, तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम, हालांकि सारे प्रश्नों को ही यहाँ पे हल करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की क्या, सारे प्रश्नों को ही हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो भी लिख के आ रहा होगा। अगर नहीं लिख के भी आता है तो यहाँ पे आप प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ, आपको खुद पता चल रहा होगा। और आपके पास प्रीवियस ईयर की जो सीरीज होती है ना, उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर होता ही होता है। तो कोई बात नहीं, देखिए लिख के आएगा। अगला तीसरा प्रश्न हमारा है, अंडर रूट के अंदर b बटे a गुणा अंडर रूट के अंदर c बटे b और गुणा अंडर रूट के अंदर आपका a बटे c। तो देखिए, हमें क्या करना है, तीनों ही नंबर अंडर रूट में लिखे हुए हैं, तीनों ही नंबर हमारे अंडर रूट में है। इसका मतलब हमें सिर्फ एक बार रूट लगाना है और ऐसे लिख देना है b बटे a गुणा c बटे b गुणा a बटे c। देखो, ये c से ये c कट गया, ये b से ये b कट गया, a से a कट गया। तो बचा हमारे पास, देखिए जब इस प्रकार से हम काटते हैं तो यहाँ 1 बचता है, क्योंकि देखिए a से a कटा एक बार में, c से c कटा एक बार में और b से b कटा एक बार में। 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 बचता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको क्लियरली पहले ही कह दिया। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो विकल्प सा है, विकल्प सा, वह करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है। जल्दी से पेपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से पेपर आता है। हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि पेपर सॉल्व करने से एक आइडिया मिलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं,
जैसे हमारे अलग अलग क्वेश्चन बटे रहते हैं कि 1 नंबर का, 2 नंबर का, है ना। तो हमें ये पता रहता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना करना पड़ता है हमें और 2 नंबर के में कितना करना पड़ता है। इसलिए पेपर जरूर सॉल्व किया करें, और नहीं करते हैं तो इस बार एक पेपर को इसको देख लें आप लोग, ठीक है। तो एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का व्यास दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो भैया वृत्त का व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होती है क्या, अच्छा अगर हम त्रिज्या ना निकालें तब भी काम चल जाएगा, चलो ये मैं निकाल के दिखा देता हूं। त्रिज्या हमारी होती है क्या, व्यास बटे 2। क्या होती है, व्यास बटे 2, यानी 12 बटे 2। तो कितनी आई, 6 सेंटीमीटर आई त्रिज्या हमारी। हमसे पूछी गई है परिधि, क्या पूछी गई है, परिधि। तो भैया परिधि का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर जिसको कहते हैं। आर होती है क्या, त्रिज्या, तो 2 गुणा, अब यहाँ ऑप्शन में हमारे में पाई के रूप में ऑप्शन है तो हम पाई को हटाने वाले नहीं हैं, तो 2 पाई लिखा रहने दो, गुणा आर का मान रख दो कितना, 6, 6 दूनी 12 पाई। क्या आंसर आया, 12 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है ना, और परिधि भी सेंटीमीटर में ही आएगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन आ करेक्ट है, 12 पाई, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको सरलता से समझा रहा हूं, सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे, टेंशन कतई ना लो। अगला हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमारा है, समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो भैया समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ये समचतुर्भुज है ना, रोम्बस, ये समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो भाई समचतुर्भुज हो या कोई भी चतुर्भुज हो, है ना, सभी अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग हमेशा ही कितना होगा, कितना, 360 अंश। कितना होगा, 360। लेकिन हमारा विकल्प इस रूप में कतई नहीं लिखा है। तो आप एक बात तो जानते ही होंगे कि 90 अंश को हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। 90 अंश को बोला जाता है समकोण। तो भैया एक बात बताओ, 360 में कितने 90 अंश हो जाएंगे, है ना, 360 में कितने, देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, इनको जोड़ेंगे 360 आएगा। 4 बार 90 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 360। यानी कि हमारा 360 में कितने समकोण बने, 1 2 3 4 समकोण। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं क्या, 4 समकोण हमारा सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है, 4 समकोण हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे दा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका दा होगा, 4 समकोण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 360 अंश में 4 बार 90 आते हैं तो 4 समकोण हो जाएंगे, क्योंकि 1 90 को 1 समकोण कहते हैं, तो 360 में 4 समकोण हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे रोम्बस की क्या, किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग यही होता है, ठीक है। समचतुर्भुज क्या, सभी चतुर्भुजों के अंतःकोणों का योग 360 ही होता है। अब बात करते हैं अति लघु की। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। शीर्ष मतलब होता है हेड, ठीक है, और पुक्ष मतलब होता है, पूंछ मतलब होता है टेल, ठीक है। शीर्ष आना है यानी हेड आना है। देखिए जब भी हम 2 सिक्के उछालते हैं, आप समझना मेरी बात को, जब भी हम 2 सिक्के उछालते हैं तो कुल कितनी संभावनाएं हमारे पास हो सकती हैं। देखिए कुल संभावनाएं होती है कि पहले पे भी हेड आया और दूसरे पे भी हेड आया, ये आ सकता है। पहले पे हेड आ गया लेकिन दूसरे पे टेल आ गया, ये भी आ सकता है। पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, ये आ सकता है। और दोनों पे टेल टेल आ गया, ये आ सकता है। इन 4 संभावनाओं के अलावा कोई संभावना बनेगी क्या। 2 सिक्के आप उछाल रहे हैं, या तो दोनों पे हेड आएगा, या फिर एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या फिर पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। ये 4 कुल संभावनाएं बनती हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की प्रायिकता या संभावना या प्रायिकता एक ही बात होती है, ठीक है। तो दोनों सिक्कों पर मैंने प्रायिकता का चैप्टर भी पढ़ा रखा है बहुत ही आसानी से। दोनों सिक्कों पर शीर्ष यानी हेड, शीर्ष को ही इंग्लिश में कहते हैं हेड, हेड टेल होता है ना सिक्कों में। शीर्ष आने की संभावना, संभावना यानी प्रायिकता, क्या पूछी जा रही है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो संभावना कोई भी निकाल रहे हो आप, संभावना का एक बेसिक सूत्र होता है, एक बेसिक सूत्र होता है, ठीक है। घटना में आए कुल परिणाम नीचे आते हैं, समझना बात को। टोटल जो हमारे परिणाम हैं, टोटल रिजल्ट्स जो हैं वो नीचे आते हैं,
और ऊपर आता है जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, सिर्फ वो परिणाम ऊपर वो आता है जिसकी प्रायिकता या जिसकी संभावना पूछी जा रही है। दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना निकालनी है। कुल कितने परिणाम आ रहे हैं? 4। और हमसे पूछा जा रहा है दोनों सिक्कों पर शीर्ष आना चाहिए। तो ये कौन सा इवेंट हो रहा है? इन 4 में से कितनी ऐसी सिचुएशन आ रही है जो दोनों सिक्कों पर शीर्ष दिखा रही है? सिर्फ एक, ये वाली देखिए, दोनों सिक्कों पर हेड हेड, एच एच मतलब शीर्ष शीर्ष, तो सिर्फ एक। तो आंसर आएगा 1/4। अब दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि आंसर जो है आपका प्रायिकता में, प्रायिकता जब भी पूछी जाए तो आप लोग याद रखना प्रायिकता का आंसर या तो 1 होता है या 1 से छोटा होता है। ये नंबर 1 से छोटा है क्योंकि आप 4 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो 1 से छोटा है। कभी भी 1 से बड़ा ना लिख के आए प्रायिकता का आंसर, आप गलत लिख के आएंगे। अगर प्रायिकता या संभावना पूछी जा रही है तो उसका आंसर देखो, प्रायिकता मैक्सिमम 1 हो सकती है या 1 से कम होगी, ज्यादा कभी नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी, हम जब संभावना बताते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये जैसे आज बारिश 100% हो सकती है, उससे कम हो सकती है। अब ये थोड़ी आप बोलोगे कि आज बारिश 200% हो सकती है, इतना श्योर कोई नहीं होता, ठीक है। 100% मतलब पूरी वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 7th क्वेश्चन हमारा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है हमें। 7th क्वेश्चन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल। तो भैया बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट है हमारी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। ये दिया है आधार का क्षेत्रफल। असल में ये होता कितना है? ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेलन अगर मैं बना के आपको दिखाऊं, यहां पर बेलन ऐसे बना के दिखाऊं तो ये बेलन के आधार पे जो वृत्त बना होता है, मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ाया है बेलन और शंकु वगैरह का, तो आप वो वीडियो एक बार देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। मैं कई बार बोलता हूं लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो। मैंने तो सारी वीडियो बना रखी है, अगर आपने देखी होती तो सब कुछ हल हो जाता आपका। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार की त्रिज्या अगर हम आर माने, क्या माने? आर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार पे एक नॉर्मल सा वृत्त होता है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया तो यही होता है। तो ये दिया गया है पाई आर स्क्वायर यानी 100 दिया गया है आपको। दूसरी चीज आपको दी गई है, अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये 10 सेंटीमीटर दी है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर हमें बेलन की ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और 7th क्लास का है जहां तक मेरा मानना है। 7th क्लास या 8th क्लास का है ये क्वेश्चन, जो आपकी यूपी की 8th क्लास की बुक है ना, उसका क्वेश्चन है ये, मैंने पढ़ाया था बच्चों को। तो देखिए यहां पर बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम लिखते हैं h, तो h हमें दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है दोस्तों कि हमें बेलन का आयतन बताना है। क्या पूछा गया है हमसे? बेलन का, हमसे पूछा गया है बेलन का आयतन। तो भाई आयतन का, बेलन का जो होता है सूत्र, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। देखिए पूरे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दी गई है सवाल में, आपको अलग अलग मान रखने ही नहीं है। पूरे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 100 और गुणा में एच का मान दिया है 10, तो ये आ गया 1000 और यूनिट हो जाती है आयतन की, यूनिट पे क्यू लगा दो, 3 घात लगा दो। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको समीकरणों की प्रैक्टिस करवाई थी, तो अगला क्वेश्चन वहीं से, समीकरण से क्वेश्चन जरूर आता है गुणनखंड करने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला यानी 8वां प्रश्न। देखिए 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब बराबर में 0 दे दिया तो ये समीकरण बन गया ना। कहा है इसको हल कीजिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हल करने का मतलब x का मान निकालना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो 10 के ऐसे गुणनखंड, 10 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें ये चिन्ह है प्लस, तो जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 होता है 7। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख दिया 5 प्लस 2,
7 की जगह पे लिख दिया 5 + 2 और पीछे लगा दिया x और ये +10 = 0। x² प्लस 5 का गुणा x में 5x और प्लस 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 हो गया 2 का गुणा x में 2x और ये प्लस का 10 = 0। मैंने ये अभी प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन करवाए थे और आपको घर के लिए भी दिए थे। नहीं देखिए तो प्लीज जाके देख लो एक बार, है ना। यहाँ पे आई बटन आ रही है वहां पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, पूरी प्लेलिस्ट में जाके नीचे देखिएगा, प्रैक्टिस की वीडियो में आपको मिल जाएगा। शुरू के दोनों पदों में से कितना कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहां बच गया x और यहां से x निकल गया तो बच गया +5। ठीक है, इतना ही हमें इधर लाना है बराबर में 0। तो देखिए पीछे वाला चिन्ह नहीं बदल रहा है, तो मतलब प्लस चिन्ह बाहर लिया गया है। और यहां देखिए 2x था, यहां x रह गया, यहां से 2 हट गया, मतलब 2 कॉमन आ गया। तो हमारे पास 2 कोष्टक आए, x + 5 और x + 2 बराबर में 0। अब आपको यहां नहीं छोड़ना है, हमसे कहा था x का मान निकालिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, इनको अलग अलग दोनों को, एक पहले वाले कोष्टक को 0 लो और इधर दूसरे वाले कोष्टक को भी 0 लो। तो ये हो गया x बराबर, यहां प्लस था उधर गया तो -5, ये आपका एक मान निकल के आया। और यहां पे आ गया x बराबर -2, ये आपका दूसरा मान निकल के आया। यही हमारा आंसर हो गया। हल कीजिए का मतलब x का मान निकालिए, हमने x के मान निकाल के रख दिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। अगर आपके पास पेपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर पेपर नहीं है तो आपकी सीरीज होती है ना राजन वाली, उसमें पीछे 2020 का पेपर दिया गया है, आप उसको देख लो एक बार। अगला हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। हमें दिया है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो हम मान लेते हैं, देखिए वैसे तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। हमने 2 वृत्तों की त्रिज्याएं मान ली, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली यहां पर R, है ना, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली r। अब हमें कंडीशन दी है प्रश्नानुसार कंडीशन हमें दे रखी है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी r बराबर 4 गुणा r। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज करेंगे हम। अब हमसे कहा गया है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई, पहले वृत्त की त्रिज्या थी R, तो R²। ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यहां पे क्षेत्रफल नहीं लिखा है मैंने, आप लोग लिख लेना, ठीक है ऐसे। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा R²। ठीक है, अब हमें निकालना था अनुपात। देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो हमें क्या करना है, पहले वृत्त को आगे रखना है अनुपात निकालते समय। तो अनुपात, इन क्षेत्रफलों में अनुपात, तो क्या आएगा अनुपात हमारा निकल के, देखिए सिंपल सा R²। अनुपात मतलब होता है बटे, और इसके बटे में r², पाई से पाई कट गया, बचा R² बटे R², ये अनुपात निकलेगा। लेकिन हमें पता था कि R जो है वो r का 4 गुना है। R का कितने गुना है? 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है, तो हम क्या करते हैं, R की जगह लिख देते हैं 4R, लेकिन इस पे स्क्वायर लगाए तो आप पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे, बटे R²। 4 का वर्ग होता है 16, ये हो गया 16R² बटे R², इससे ये कैंसिल, पूरा बचा क्या, 16 बटे नीचे 1 बचा। 16 बटे 1 का मतलब हुआ मेरे भाइयों 16:1, 16:1। ठीक है, 16 बटे 1 का मतलब हुआ 16:1। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए मैं एक बार और बता देता हूं, एक वृत्त की त्रिज्या हमने r मान ली, दूसरे की r मान ली। हमें कंडीशन दी है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो हमने उसमें 4 का गुणा कर दिया। अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था, तो हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, चूंकि उसकी त्रिज्या R ली थी तो हमने R² ऐसे लिख दिया। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, उसकी त्रिज्या r ली थी तो हमने R² लगा दिया। अनुपात बताना है इन क्षेत्रफलों का, तो अनुपात मतलब इसको इससे भाग करेंगे तो ये ऊपर और छोटा वाला नीचे।
अब हमने क्या किया, पाई से पाई काट दिया, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर रह गया, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर रह गया। अब भाई मेरे आर, कैपिटल आर का मान है 4 स्मॉल आर, 4 गुणा स्मॉल आर, तो हमने लिखा 4 गुणा स्मॉल आर और इसका वर्ग कर दिया क्योंकि यहाँ ये आर स्क्वायर लगा था, तो पूरे का वर्ग करोगे आप, तो 4 का वर्ग होता है 16 और आर का वर्ग आर स्क्वायर, नीचे में भी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा यहाँ पे 16 बटे 1। तो बटे में जब लिखा हो ऐसे 16 बटे 1 तो हम लिख सकते हैं 16:1, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये इसलिए कि भाई ये अनुपात वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। यहाँ पे लास्ट में जो लाइन लिख सकते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी दी गई थी, तो इसका मतलब उनका क्षेत्रफल जो होगा वो 16 गुना होगा। कैसा होगा? 16 गुना, है ना। तो हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है। भाई 10वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप बना लो, चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट मैंने बताया होगा कि किसी वृत्त के परिधि पर अगर किसी चतुर्भुज के सारे बिंदु हैं तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ऐसे बना लिया हमने ABCD, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लिया। इसमें हमें दिया गया है कि कोण A 55 अंश है। कितना है? 55 अंश। और कोण B है 60 अंश। कोण B है 60 अंश। तो लिखा हुआ है कि कोण C और D के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज मैंने पढ़ाया है ना, तो वहां क्लियर आपका हो गया होगा। आप एक बार देख लेना चक्रीय चतुर्भुज के बारे में वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर 4th सेमेस्टर की में। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश। चूंकि कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश, तो कोण A का मान आपको दिया है 55 अंश, प्लस हो गया कोण C, क्योंकि कोण C तो आपको निकालना है। 55 अंश को उधर ले जाओ तो बचा कोण C बराबर 180 अंश माइनस 55 अंश। तो कोण C बराबर बच्चों हमें मिल गया, सॉरी दोस्तों, हमें मिल गया 5 बचेगा यहाँ पे, है, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 125 अंश मिला। 5 इसमें जोड़ा 30 और 50 180, ठीक है, 125 अंश मिला कोण C। इसी तरह हम लिखेंगे चूंकि कोण B प्लस कोण D, आमने सामने के कोण B प्लस कोण D, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश। कोण B का मान दिया है 60 अंश, प्लस कोण D बराबर हो गया 180 अंश। कोण D का मान हमें निकालना है तो हो गया 180 अंश, ये 60 अंश प्लस का उधर गया माइनस का, 180 में से 60 घटा दो 120 अंश। कोण D का मान आया 120 अंश। ये दोनों हमारे आंसर है, ये C रहा, ये D रहा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए हमारा अति लघु में आखिरी प्रश्न है, 11वां प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है अति लघु में क्या कि ये देखिए, ये भी आ गया, मैंने त्रिकोणमिति का भी रिवीजन करवाया है। तो इसमें कहा गया है कि sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45, sin 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस tan 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इनकी वैल्यूज रख दो सीधी सीधी। sin 30 होता है 1/2 प्लस cos 60 होता है 1/2 और tan 45 होता है 1। तो ये हो गया, देखिए 1/2 1/2, आधा और आधा मिलके हो जाता है 1। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बटे में 1 मान लो, है ना, और यहाँ लासा ले लो सबका, तो 2 2 और 1 का लासा हो गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा ऊपर तो 1 आ गया, प्लस 2 का भाग इस 2 में एक बार, 1 का गुणा इसके ऊपर तो यहाँ भी 1 आ गया, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 का गुणा ऊपर 1 में तो हो गया 2, 1 2 और 2 4 बटे 2, 2 से काटा 2 दूनी 4, कितना मिला 2 मिला भैया। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। वैसे मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहा था, आधा और आधा मिलके हो जाता है क्या 1, आधा और आधा मिलके क्या हो जाता है 1, और प्लस में ये वाला 1 जो यहाँ लिखा था मैंने, है ना, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। देखिए कितनी जल्दी आ गया था, लेकिन आप लोग आधा आधा नहीं समझते, आप लोग बेसिक समझा करो, कंसेप्ट बनाया करो अपने दिमाग में। 1/2 को आधा बोला जाता है, 1/3 को 1/3 बोला जाता है, 1/4 को 1/4 बोला जाता है।
तो चलिए अब हम यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो मित्रों चलिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 12वां प्रश्न है हमारा, लिख के आ रहा होगा, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरण हमें दिए गए और हम हाल फिलहाल में मैंने कल की वीडियो में ही समीकरण हल करवाए हैं। 2x माइनस 3y बराबर 13 और 7x माइनस 2y बराबर 20। इसको डाल लो समीकरण 1, इसको डाल लो समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि हमें किसी एक के गुणांक बराबर करने हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज यहां देखना है, कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में एक प्लस होता था, एक माइनस होता था। यहाँ ये भी दोनों प्लस हैं और यहाँ पे ये दोनों माइनस है, तो हमें यहाँ जोड़ने पर कुछ नहीं मिलने वाला, हम घटाने पर सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम गुणांक बराबर करेंगे। तो चलिए y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ऐसी सिचुएशन में अपोजिट, जैसे इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें, तो दोनों जगह 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो पहले समीकरण 1 में किससे करोगे, 2 से, तो हो गया 2 दूनी 4x माइनस 2 तिया 6y बराबर 13 दूनी 26। समीकरण 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ना डालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना डालो, है ना। और नीचे वाले में समीकरण किससे गुणा किया, समीकरण में नीचे वाले में 3 से, तो 7 तिया 21x माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6y बराबर 20 तिया 60। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं घटाने पर। क्या करते हैं, घटाने पर। आप समीकरण 3 डालते, 4 डालते, फिर लिखते समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर या 4 में से 3 को घटाने पर। इससे बढ़िया मैंने यहीं लिख के सीधा एक ही बार में कर दिया घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां पर देखिए 4 में से 21 तो घटेगा नहीं, तो 21 में से 4 घटाओ, माइनस में आएगा, कितना आएगा, माइनस 17x। देखिए यहां माइनस का 6y, ये प्लस का हो गया क्योंकि ऊपर वाला चिन्ह बदल के प्लस हो गया, कट गए, बराबर। अब 26 में से 60 नहीं जाएगा, तो 60 में से 26 घटाएंगे तो यहां बचेगा 4, यहां बचा 5 में से 2 गया 3, और माइनस का 60 है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। दोनों जगह माइनस चिन्ह है, कट गया। x बराबर 34 बटे कितना हो गया, 17, ये नीचे आ गया बटे में, 17 दूनी 34। x बराबर मिल गया हमें 2। तो समीकरण में एक चर का तो मान निकल आया, x का मान निकल आया। x का मान उठा के समीकरण 1 या 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो भाई समीकरण 1 है क्या, वो लिख लो। 2x माइनस 3y बराबर 13, ये है समीकरण 1, हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तो लिख चुके हैं भैया, x का मान निकला था 2, वो यहां पे रख देंगे। 2 गुणा 2 माइनस 3y बराबर 13, 2 दूनी होता है 4 माइनस 3y बराबर 13। देखिए हमें y का मान निकालना है, 4 को उधर ले जाओ, तो माइनस 3y बराबर 13 माइनस 4, माइनस 3y बराबर 13 में से 4 घटाया 9, y बराबर 9 बटे माइनस का 3, 3 तिरका 9, और ये माइनस का चिन्ह जो कि नीचे लगा है, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, मैं बोल रहा हूं लगा सकते हैं, लगा आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये निकल आए मान, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर माइनस 3 निकला है, 3 नहीं क्या, माइनस 3। तो ये हमारा आंसर है 12वें प्रश्न का। चलिए जल्दी जल्दी से 6 प्रश्न और रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 18 प्रश्न आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, नोट कर लो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहां भी लिख के आ रहा होगा, तो अगले प्रश्न को आप पढ़ लो तब तक, है ना। मैं मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, तो आप पढ़ लो। तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित सारणी में, देखिए प्रश्न लिख के आ रहा है पूरा, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सीधा हल करते हैं, हम सीधा हल करते हैं। देखिए मैंने ये वाले प्रश्न भी करा रखे हैं, आप इसकी एक बार वीडियो देख लें, आपका पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूं मैं इस बात की।
ये सांख्यिकी का जो चैप्टर है ना, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, इनका वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर की देखिए, चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है, आई थिंक 6 है शायद, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार जाके। सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है जिसमें माध्यिका, बारंबारता है ना, और ये बहुलक वगैरह होता है, ये सब कुछ, वो चैप्टर देखो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, आंसर वाली टेबल बनाते हैं ऐसे, आयु जो कि दी गई है वर्षों में, किसमें, वर्षों में, है ना, और इधर हमारे छात्रों की संख्या यानी बारंबारता दी गई है, छात्रों की संख्या दी गई है हमें, है ना, जिसको हम बोलेंगे बारंबारता। क्या दी गई है, बारंबारता। और इधर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है, ये हमें बनाना होता है बस। तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। अब इनके सामने लिख देता हूं मैं, आप लोग ध्यान रखना। देखिए चलो कॉलम बना देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5वां लास्ट कॉलम। थोड़ी सी जगह भी बच गई इससे, है ना। और ये देखिए एक सीध में कर दिए और ये बंद कर दिया, ये टेबल हो गई पूरी, है ना। ये ठीक है। तो बारंबारता यानी छात्रों की संख्या दी है 4, 8, 12, 6 और 10। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख लिया, फिर इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ के ऐसे जोड़ रहा हूं क्रॉस, है ना। 24 6 30 हो गया और 30 और 10 40 हो गया। तो हमें पता था 40 छात्र हैं, स्टार्टिंग में ही कह दिया गया है ना। छात्रों की संख्या दी गई थी, बस बारंबारता को आपको जोड़ना है। और बारंबारता को जोड़ेंगे सबको तो यहाँ टोटल कितना आएगा, टोटल या योग बोलते हैं इसको, योग कितना आएगा, 40 आएगा। यही n होता है, n बराबर कितना आया, 40। इनको जोड़ा बारंबारता को, n बराबर 40, जो कि कैसा है, सम है। कैसा है, सम। अब जब n का मान सम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n का मान सम होने पर माध्यिका होती है, माध्यिका होती है हमारी, क्या होती है, माध्यिका, ध्यान से समझना भाई, n/2 वां पद, वां पद, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, याद रखना, n/2 वां पद आप लिख लो, प्लस n/2 + 1 वां पद, यहां पे 1 लिखा हुआ है, 1 वां पद, और इस पूरे के वटे में 2। तो माध्यिका हमारी हो गई n/2 वां पद यानी 40। n क्या है, 40। तो 40/2 वां पद प्लस 40/2 + 1 ये वां पद, ठीक है। पद आप खुद लिख लेना क्योंकि जगह नहीं है। ये हो गया 20वां पद, काट के देखेंगे 20वां पद, प्लस देखिए 2 का भाग करेंगे 40 में तो 20 और 1 जोड़ा तो 21वां पद, 20वां पद और 21वां पद बटे 2। अब यहां ध्यान से देखो भाई, 20वां पद, ये पद कैसे निकाले जाते हैं संचयी बारंबारता के खाने में। देखो देखिए, आपको कोई पद ना दिखे तो उसके बाद वाला नंबर लो। जैसे 20वां पद कहा जा रहा है तो आप 24 लेंगे क्योंकि पीछे 12 है तो 20 इसमें आएगा, और 21वां पद भी इसी में आएगा। अगर हमसे 25वां पद कह देता तो हम इसमें चले जाते, लेकिन 20 और 21 है तो दोनों इसी में आएंगे, 20वां पद। और 20वां पद क्या है, यहां आ जाओ सामने देखो, इसके सामने देखो, 20वां पद है 14 और 21वां पद भी है 14। तो 14 + 14 बटे 2 यानी कि 14 14 28 बटे 2। तो 28 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 14। यही माध्यिका निकल के आई आपकी 14। ये हमारा करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आप जो पद है वो यहां देखेंगे कि कौन सा पद, 20वां और 21वां दोनों यहां आ रहे हैं, लेकिन पद का मान क्या होगा, आयु वाला, ये वाला फर्स्ट कॉलम का, ये वहां लिख दिया, जोड़ा, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करता हूं 13वां क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, वीडियो इसके लिए लंबी हो सकती है, बड़े क्वेश्चन है,
ठीक है, आपके समझ में आनी चाहिए। मेन चीज ये है, वीडियो लंबी नहीं है, ये मेन मतलब ये नहीं है कि वीडियो लंबी हो रही है, मेन मतलब ये है कि आपको समझ आ रहा है। यहाँ ज्यादा फोकस करें कि अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लंबी होने का कोई मतलब नहीं है, तो आप देखेंगे ही। 15वां सवाल, 13वां था ये, सॉरी 14वें सवाल। एक और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ गया, तो त्रिकोणमिति के मान को जरूर याद रख लें। 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश, कॉट ही है जी हाँ, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश है ना, और प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश। तो भैया इनके मान रख दो, 4 आगे लगा है लगा दो, गुणा कॉट 45 का मान होता है 1 और इस पे लगा है स्क्वायर, माइनस साइन सेक स्क्वायर 60। देखिए सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का मान होता है 2 और इस पे लगा दिया गया है स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2 और इस पे लगा दिया स्क्वायर। ये हो गया 4 गुणा 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 1/2 का वर्ग 1/4, 4 एकम 4 माइनस ये वाला 4 प्लस 1/4। अब देखो दोस्तों 4 में से 4 घट के आ गया 0 प्लस 1/4 और 0 को किसी में जोड़े वही संख्या आ जाती है, तो 1/4 हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ आया होगा, इसको भी नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और ये लिखने का बेस्ट तरीका है, ऐसे लिखने के लिए याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम सभी प्रश्नों को करे ले रहे हैं, मजा आ रहा होगा आपको पेपर हल करने में, है ना। और देखिए मैं समझा समझा के कर रहा हूं, तब भी मुझे लग रहा है कि 1 घंटा नहीं होगा, 1 घंटे की वीडियो नहीं हो पाएगी अगर समझा समझा के करूं उसके बाद भी, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, जबकि समझा समझा के कर रहा हूं आराम से, तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए। अब सोचो कितनी जल्दी प्रश्न हल हो जाते हैं अगर आपको मैथ आता है तो। एक और टिप्स कि मैथ में वो क्वेश्चन पहले करें जो आपको आते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के, क्रम जरूरी नहीं है मैथ में, टाइम जरूरी है। अगला प्रश्न है, घनाभ की माप दी गई है हमें। घनाभ एक डब्बा टाइप का होता है, घनाभ, घनाभ की माप यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो माप दी गई है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन होता है, तो हमें घनाभ का आयतन दिया है, धनाभ नहीं घनाभ, घनाभ, घनाभ का हमें आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन। वो आयतन हमें दिया गया है 98 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा कितना लास्ट में 18 सेंटीमीटर, है ना। और देखिए हमसे कहा गया है कि इसके आयतन, ये जो आयतन है ना, अभी हमने गुणा नहीं किया है, टेंशन मतलब गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसका आयतन है वही एक घन का आयतन है। देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लेकिन घन में सिर्फ एक भुजा होती है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, सिर्फ एक भुजा होती है। तो वही पूछा जा रहा है कि घन की भुजा बताइए और इन दोनों का आयतन बराबर है। घनाभ का जो आयतन है वही आयतन है उस घन का, तो घन का भी यही आयतन हो गया। घन का आयतन सेम टू सेम हो गया कि नहीं हो गया? यही है ना, 98 गुणा 42 गुणा 18, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई उसके लिए था, इसके लिए भी यही आयतन है क्योंकि सेम आयतन बोला गया है। अब हमें क्या करना है, बस इनको हमें तोड़ ताड़ के लिख लेना है फैक्टर के रूप में, गुणनखंडों के रूप में, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 7 98, गुणा करके देख लो, 7 सत्ते 49 दूनी 98 गुणा 2 तिया 6 सत्ते 42 और 2 तिया 6 तिया 18, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है? भुजा की घात 3। तो हम यहाँ पे अगर भुजा निकालेंगे तो भैया इधर क्या लग जाएगा? इधर लग जाएगा घनमूल, वर्गमूल नहीं घनमूल। देखो 3 पावर लगा दी, घनमूल। अब इन गुणनखंडों को क्रम में लिख लो, 2 गुणा 1 2 3 बार आया है, फिर 3 गुणा 1 2 3, ये भी 3 बार आया है, और फिर 7 भी देखो 3 बार आया है ना। कितना आसान बन गया क्वेश्चन, आप गुणा करते रहते खाम खाम में। अब आपको पता है यहाँ पे क्यूब रूट है, घनमूल है, तो 3 3 के जोड़े बनेंगे भैया। कितने के? 3 3 के। तो जोड़े में से एक एक नंबर बाहर आ गया, चिन्ह हट गया, तो हमारा आया 3 दूनी 6 सत्ते 42, 42 और यूनिट दी गई थी सेंटीमीटर, तो घन की भुजा निकली 42 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा क्या निकली? 42 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, और कितना जल्दी हो गया, और 2 नंबर मिलेंगे इसमें। आप गुणा करते रहते फिर घनमूल निकालते, कितना टाइम लगता। आप गुणा ना करो, सीधा गुणनखंडों में तोड़ के 3 3 के जोड़े बना के कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तरीका भी होना चाहिए ना सही और जल्दी करने का।
है ना, और कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड ना हो, ऐसे तरीके कब आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब आते हैं। और आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप सोच रहे हैं डीएलएड कैसे भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे टेट सीटेट वगैरह देने हैं तो वहां टाइम के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आज सवाल नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्न चित्र में ओ वृत्त का एक केंद्र है और एओबी व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि, चित्र ही दिया गया है भाई, पूरा मैं चित्र ही बना देता हूं, ठीक है। ये चित्र दिया गया है, ये वृत्त तो नहीं बना भाई, यही समस्या होती है, उसे बोर्ड पे नहीं बनता सही वृत्त, ठीक है। चलिए एक समझने के लिए सिर्फ बना लिया हमने। यहाँ पे केंद्र है क्या, ओ, और ये एक व्यास दिया है ए बी, क्या व्यास दिया है, ए बी, और ऐसे कोण दिए गए हैं हमें ये, ठीक है, ऐसे एंगल दिए गए हैं हमें। ये एंगल दिया है 90 अंश, और ये दिया क्या है, ये होता ही 90 अंश है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, तो नीचे वाला भी अर्धवृत्त में ये भी 90 अंश हो गया। ये ऊपर का एंगल हमें दिया गया है 30 अंश, है ना, और ये वाला एंगल दिया गया है 40 अंश, सिर्फ इतना 40 अंश। तो यहाँ पे हम क्या, हमें करना क्या है असल में, देखिए हमें क्या करना है, हमें एंगल सी ए, ये पॉइंट नहीं डाले मैंने, सॉरी, सी ए डी और एंगल सी बी डी का मान निकालना है। सी ए डी मतलब इस पूरे कोण का मान चाहिए और इधर भी पूरे कोण का मान चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अभी मान निकाल देते हैं। त्रिभुज ए सी बी में देखो आप लोग, त्रिभुज ए सी बी में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो कोण सी ए बी प्लस कोण सी बी ए प्लस कोण ए सी बी, तीनों कोण हो गए, बराबर होना चाहिए कितना, 180 के। सी ए बी 30 दिया है, सवाल में भी लिखा होगा देखो, प्लस ये हमें निकालना है, और प्लस ये ए सी बी 90 है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगाऊंगा, समझ जाना। देखो 9 और 3 12, 90 और 3 90 और 30 हो गया 120, और ये 120 उधर जाके 180 में से घटा, तो कोण सी बी ए निकला 60 अंश। भाई 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कोण सिर्फ इतना हिस्सा निकल के आ गया 60 अंश। ठीक है, क्लियर हुआ। ये कितना हो गया, 60 अंश हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो अब और अच्छा तरीका लगाते हैं। हमें निकालना था सी बी डी, कोण सी बी डी क्या है, कोण सी बी डी जो है वो इतना प्लस इतना, यानी कि अब आप क्या लिख सकते हो, कोण सी बी ए प्लस कोण ए बी डी। देखिए सी बी ए हमने निकाला 60 और ए बी डी हमें सवाल में दिया था, ए बी डिविलियर्स हमें सवाल में दिया था 40, तो हो गया 100 अंश। तो इसका मान तो आ गया सी बी डी का 100 अंश हो गया। ठीक है, पूरा कोण देखो आपको दिख भी रहा होगा, इतना 60 इतना 40 पूरा हो गया 100, है ना। अब चूंकि ये चतुर्भुज जो है वो वृत्त के, उसके शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। कैसा चतुर्भुज हो गया, चक्रीय। तो आमने सामने के कोणों का योग होना चाहिए 180 अंश। तो कोण सी ए डी प्लस कोण सी बी डी होना चाहिए 180 अंश। मार्कर चलना बंद हो गया है ना, मार्कर छोड़ चुका है साथ मेरा। आप लोग भी जैसे ही छोड़ चुके हो ना, कि वीडियो देखते ही नहीं हो तो साथ तो छोड़ ही दिया है। सी ए डी प्लस सी बी डी हमने निकाला 100 अंश, बराबर हो गया 180 अंश। तो सी ए डी, ओ नहीं है ये, डी है, आप समझने इसको, सी ए डी, ठीक है, डी है ये, बराबर हो गया 180 माइनस 100, ये 100 उधर गया माइनस हो गया, कितना बचा 80 अंश। तो दोनों आंसर निकल आए, ये वाला 80 आया और ये वाला 100 आया, ये दोनों ही निकालते हैं, निकालने थे। तो चलिए उम्मीद करता हूं सवाल समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन लेके आ रहा होगा, आप लोग पढ़िएगा। हमारा 17वां प्रश्न यहां पर है, देखिए 17वां प्रश्न क्या है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, ऐसे कहा जा रहा है हमसे
कि अंकों का योग कितना है, 12 है। तो हम मान लेते हैं मानस संख्या, हमने मान ली मानस संख्या। देखिए 2 अंकों की संख्या जब भी माने तो ऐसे माने 10x प्लस वाई, क्योंकि दाही वाले अंक में 10 का गुणा किया जाता है। तो ये इकाई का अंक है, ये दाही का अंक है। तो यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई बराबर 12, अंकों का योग। प्रथम शर्त है ये आपकी, प्रथम केस फर्स्ट लिख सकते हैं। अंकों का योग क्या है, 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दे, संख्या में से, केस 2 देखो, इसको समीकरण 1 डाल लो। केस सेकंड यानी दूसरा शर्त, हमारी द्वितीय शर्त क्या है कि संख्या में से हम 36, ये संख्या थी, इसमें से 36 घटा दें तो होता क्या है कि उसके अंक पलट जाते हैं, उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। मतलब जो इकाई पे था वो दाही पे आ गया, 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन सारी चीजों को इधर लाओ तो 10x प्लस वाई माइनस का 10y और माइनस का x, और 36 को उधर ले गए तो बराबर में हो गया 36। तो ये हमारा हुआ। अब यहाँ पे 10x में से 1x घट गया तो 9x, ठीक है, और माइनस के 10y ज्यादा है, 1y घट गया तो माइनस 9y बराबर 36। 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 36। 9 से इधर 36 कट गया, 9 चौके 36, 4 बार में, तो बचा x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या, दूसरा आ गया। हम अब क्या करें, देखो ध्यान से। अब ये 2 वैसे ही समीकरण बन गए जो आप सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, देखो y कट जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम पहले समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ दिया हमने, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, तो ये हो गया 2x और ये हो गया हमारा y कट गया, ये हो गया 12 4 16, x बराबर हो गया 8। 2 का भाग हो जाएगा तो x का मान निकल आया कितना, 8। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे ही तो दूसरा मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 में x की जगह लिख दिया हमने, समीकरण 1 ये था, x की जगह लिख दिया 8 प्लस वाई बराबर 12। y बराबर 12 उधर, सॉरी 8 उधर गया तो 12 माइनस 8 कितना बचा, 4। कितना आया, 4। तो हमारी संख्या क्या आई निकल के, अतः संख्या हमारी निकल के आई, संख्या प्यारी दोस्तों क्या निकल के आ रही है, संख्या ये मानी थी 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा x निकला 8 प्लस y निकला 4। गुणा पहले होता है 10 अट्ठे 80 और 4 84, संख्या आई हमारी 84। तो नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं सवाल समझ आया होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पेपर का 18वां प्रश्न ही लास्ट होता है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 18वां प्रश्न भी हल करके तब वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। तो 18वां प्रश्न भी देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, देखिएगा ध्यान से प्रश्न को। हमारा प्रश्न है 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं। कुआं हमारा होता है बेलनाकार, आप सबको पता होगा, कुआं होता है बेलन के आकार का, है ना। क्या लिखा है, 3 मीटर व्यास, यानी त्रिज्या हो गई हमारी 3/2 मीटर, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, और 14 मीटर गहरा कुआं, गहराई हो गई 14 मीटर। ठीक है, गहराई हो गई 14 मीटर, यानी बेलन की ऊंचाई हो गई 14। इस कुआं को खोदने के लिए हमें दर दी गई है। चलिए करते हैं पहले। देखिए, जब भी आप कोई चीज खोदते हैं उसमें मिट्टी निकालेंगे, है ना, तो वो होता है आयतन, मटेरियल का पूरा जो मटेरियल निकलेगा वो आयतन होता है। तो कुएं का आयतन निकालते हैं, 18वां प्रश्न है, या फिर कुआं खोदने में मिट्टी का आयतन निकालते हैं सीधा। कुएं का आयतन क्या निकालेंगे, कुएं का आयतन। कुआं बेलनाकार होता है तो आयतन लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब हमारा 22/7 होता है भैया। आर स्क्वायर, ये आर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, लो आर का 2 बार गुणा कर दिया। एच कितनी है, 14। 7 दूनी 14, या ऐसे काट दो, 7 दूनी 14, 2 से ये कट गया, ये बचा 2 से ये 11 कट गया, तो हो गया 11 गुणा 3 गुणा 3, जो कि निकल के आया
3 त्रिका 9, 11 निम्मा 99 मीटर क्यूब आयतन निकल के आया। तो यहां पर कुल खर्चा कितना आएगा, कुआं खोदने का कुल खर्चा, भाई कुल खर्चा, ऐसे सवाल भी मैंने बहुत करवाए हैं। अब पेपर में एक एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ी बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कुल खर्चा, खर्चे का सूत्र मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए 1 मीटर के ऊपर 30 रुपया खर्च होता है, 2 मीटर के ऊपर 60 होगा, 3 मीटर के ऊपर ऐसे ही 90 हो जाएगा, यानी हर बार हम गुणा कर रहे हैं। तो 99 मीटर क्यूब को खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, आयतन गुणा दर, 99 गुणा 30, 0 9 27, हासिल लगी 2 9 27 2 29, 2970 रुपए खर्च हो जाएंगे हमारे। कुल खर्चा ये निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए मित्रों, अगर आपको आज की वीडियो में जो पेपर सॉल्व करवाया गया है वो पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, इसको लाइक भी कर दो, है ना। आपको सबको पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये हमारी आखिरी वीडियो थी। अब हम क्वेश्चंस की वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, आप लोग मजे से पेपर दो। जैसे ही पेपर आपको मिलता है, जैसे ही मेरे पास पहुंचेगा पेपर, आपको मिलने की बात नहीं, जो जैसे ही मुझे मिलेगा पेपर, मैं सॉल्यूशन उसका बना दूंगा। आप लोग मिला लेना कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जब आप पेपर दे के आएंगे तब सॉल्यूशन की वीडियो में बनाऊंगा, उसी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।